ये बोलने वाले हैं, ये बोल लें, इनको 2024 में पता लग जाएगा कि ये कितने पानी में है। आदरणीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि इस देश के मुसलमान के पूर्वज भी तो हमारे ही पूर्वज थे ना, तो 1964 में पढ़े ना, डॉक्टर लोहिया ने तो पार्लियामेंट में कहा था कि अध्यक्ष महोदय, आखिर इस देश के मुसलमान भूतपूर्व हिंदू तो ही हैं। लालू कब समाजवादी आंदोलन में रहे? लालू तो 67 में, क्या कहते, 77-74 के आंदोलन में लालू निकला है, और 12 अक्टूबर 1967 को डॉक्टर लोहिया का निधन हो गया। नीतीश कुमार कब लोहिया के राजनीति में रहे? रामविलास पासवान मर गए, वो कब लोहिया के राजनीति में रहे? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी तो इस भारत भूमि पर गांधी, लोहिया, दीनदयाल, अंबेडकर सबका मिला करके एक नया अवतरण है, और वो लोहिया की नीति को आधुनिक लोहिया की जो नीति उस समय की थी, उस नीति को आधुनिकता के साथ और ये तकनीकी के साथ उसको लागू कर रहे हैं। यशवी यादव का आज बयान आया है कि वो अपने संस्था के संघ के लोगों को भर्ती करेंगे। अब उसमें उनको ये अपना है हर चीज में कि ये संघ वाले चले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी वाले चले जाएंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन लोगों से, कि अगर भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने इस देश के इतने युवाओं को इस लायक बना दिया है कि किसी भी समय युद्ध के लिए लड़ सके देश के तरफ से, तो तुम बाकी पार्टी वाले क्या कर रहे थे? तुम्हारा देश नहीं है क्या? तुम अपने युवाओं को उतने लंबा चौड़ा तागड़ा क्यों नहीं बनाए? नमस्कार, मैं सुमित और आप अभी देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मधुबनी के सर्किट हाउस में उपस्थित हैं और हमारे बीच अभी कई बार के मंत्री, सांसद और विधायक रह चुके हुकुमदेव नारायण यादव जी साथ में उपस्थित हैं। हम इनसे अभी जो हाल ही में एक मुद्दा चल रहा है अग्निपथ सेना भर्ती को लेकर, जिसके खिलाफ जो है अचानक से बहुत ज़्यादा विरोध उत्पन्न हो गया, उसको लेकर कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आपकी सफलता की शुभकामना है। और सर, ये जो हाल ही में अभी अग्निपथ सेना भर्ती का एक मुद्दा निकला, जिसके खिलाफ अचानक से जगह जगह से विरोध प्रदर्शन होने लगे, उसको लेकर आपका क्या कहना है? वे सभी अज्ञान हैं, अनजान हैं। ईश्वर उन्हें ज्ञान दे, बुद्धि दे और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव दे। मैं देश के सभी नौजवानों से कहना चाहूँगा, और जो कोई भी भाजपा के विरोध में तथाकथित अपने को समाजवादी या वामपंथी कहते हैं, 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ था, उसके बाद डॉक्टर लोहिया ने किताब लिखी थी, भारत चीन नॉर्दर्न फ्रंटियर्स और विदेश नीति। उसमें डॉक्टर लोहिया ने उस समय जिक्र किया था कि भारत की सरकार को तुरंत ऐसी नीति बनानी चाहिए जैसे यूरोप में 18 बरस से लेकर 22 बरस तक की उम्र के सभी नौजवानों को, नौजवान माने लड़का लड़की, सबको कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन है। और इजराइल में तो कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन है। कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन माने पूरा मिलिट्री ट्रेनिंग। तो भारत में भी सरकार को तुरंत इस नीति को लागू करना चाहिए, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे वो एक मजदूर का बेटा हो, लेकिन 18 बरस से 22 बरस तक के सभी को अनिवार्य रूप से मिलिट्री का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ये जो है सिर्फ इजराइल में ही नहीं, और भी कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ये कंपलसरी किया गया है कि 18 से 22 की उम्र में मिलिट्री में ट्रेनिंग के बाद ही किसी अन्य नौकरी में वो जा सकते हैं, उनको कंपलसरी किया जाता है। तो ये भारत में आपको लगता है सफल हो पाएगा? इजराइल में अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण का मतलब है कि वो किसी पेशा में रहे कहीं, लेकिन जब देश में कोई लड़ाई होगी, युद्ध होगा, वैसे समय में उन लोगों को सीधे मिलिट्री के तरफ से आएगा कमान कि आप फलाने जगह बॉर्डर पर इतनी तारीख को जाके उपस्थित हो जाइए, और वो चले जाते हैं।
उसी तरह भारत में भी इसको करने में कठिनाई थी। एक तो हमारे उस समय इतने बुनियादी ढांचा नहीं थे, दूसरा इतने लोगों में चेतना नहीं थी, तीसरी बात कि एक शुरू करने पर जो अगल बगल के जो देश हैं उस देश के अंदर से ये बनता कि भारत सभी को अनिवार्य ये सैनिक प्रशिक्षण दे करके युद्ध की तैयारी में लगा है, तो इससे भी बचना है। तो भारत सरकार ने बहुत सोच समझ के अग्निपथ योजना को चालू किया है कि 17.5 साल से 22 साल के बीच में, माने 18 से 22 के बीच के जो नौजवान हैं, वो जो आदमी सेना की भर्ती जैसे होती है उस भर्ती के प्रारंभिक में जो सक्षम होंगे, प्रारंभिक जांच में, प्रतियोगिता में, वैसे नौजवानों को भर्ती किया जाएगा और उनको 5 साल तक सेना में रखा जाएगा। 5 साल में उनको एक सैनिक के का जो कुछ भी है पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी हथियार चलाने का, आधुनिक हथियार चलाने का, कमांडो वाला, जिसको कहते हैं आपातकाल में क्या कर सकते हैं, उनको पूर्ण सैनिक का प्रशिक्षण दे करके 5 साल के बाद उनको बोनस दे करके सरकार और उनको कहेगी आप अपने घर जाइए, और इसके आधार पर आपको अगर राज्य में पुलिस में भर्ती होने जाइएगा या फिर से सेना में परमानेंट भर्ती होने के लिए किसी पैरामिलिट्री फोर्स में, सीआरपीसी में, बीएसएफ में, जो जितने हैं, या एसएसबी में, तो जितने पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें जो भर्ती होने जाइएगा या राज्यों के पुलिस में, तो ये प्रमाण पत्र आपको एक विशेष प्रमाण पत्र माना जाएगा और प्रमाण पत्र के साथ। तो इसका मतलब है कि आपको इस प्रमाण पत्र के कारण विशेष अंक मिलेगा। दूसरा, आप अगर कोई रोजगार भी करना चाहेंगे तो उस रोजगार करने में भी भारत सरकार आपको यथासंभव सहायता देगी। लेकिन वो जो प्रशिक्षित लोग होंगे वो इतने अनुशासित हो जाएंगे, इतने राष्ट्रभक्त हो जाएंगे, वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ इस राष्ट्र के नागरिकों को प्रशिक्षित करेंगे, नागरिकों को क्या कहते हैं अनुशासित करेंगे, और धीरे धीरे भारतवर्ष के जो युवा वर्ग है 18 से 22 साल का, धीरे धीरे जब ये युवा के अंदर अनुशासन, राष्ट्र प्रेम, समाज सेवा, ये भावना जब पैदा हो जाएगी तो आने वाले 20-25 वर्ष में भारत विश्व का सबसे शक्ति संपन्न माने केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, यहाँ के जो नौजवान होंगे वो शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से, तकनीकी दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोण से वो इतने सक्षम और सबल हो जाएंगे कि किसी भी समय किसी मोर्चा पर राष्ट्र की रक्षा के लिए वो लड़ सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता सर कि कहीं ना कहीं ये जो योजना है इसका मैसेज थोड़ा सा गलत गया, जिस वजह से इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है? इसमें कोई भ्रम नहीं, उसमें तो स्पष्ट है कि 17.5 साल से 22 साल तक के वो लिए जाएंगे, 5 वर्ष तक सेवा में रहेंगे, पूर्ण प्रशिक्षण पाएंगे, उनको इतना वेतन दिया जाएगा, उस वेतन में से इतना काटा जाएगा, जब वो हटने लगेंगे तो वो एक बार इतनी मोटी राशि उनको दे दी जाएगी जिससे कोई करेंगे। वो सरकार की स्पष्ट योजना है, उसमें कुछ नहीं है, साफ साफ है। लेकिन एक यही है कि उसमें तो वही जाएंगे ना जो मिलिट्री के भर्ती में जाएंगे, अग्निपथ में जो लोग, वो वही लोग जाएंगे जो प्रारंभिक तौर पर शारीरिक दृष्टिकोण से मिलिट्री सेना में जो सक्षम होते हैं शारीरिक दृष्टिकोण से। तो जो प्रारंभिक योग्यता जिनको सेना में जाने की होगी वो जाएंगे, और इससे धीरे धीरे हो जाएगा। और उनको एक बार अगर किसी को 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया मिलेगा तो साधारण आदमी समझता है कि उससे वो आदमी कोई भी रोजगार कर सकता है, प्रशिक्षित होगा कोई रोजगार कर सकता है, या हो सकता है कोई प्रशिक्षित होगा तो जितना डिफेंस फैक्ट्री है, अगर उस तरह की योग्यता होगी तो किसी डिफेंस फैक्ट्री में चल सकते हैं, या कोई अपने डिफेंस सप्लाई करने के लिए कोई कारखाना सब्सिडियरी बना सकते हैं।
तो अनेकों तरह से उनको सक्षम किया जाएगा धीरे धीरे। तो वो युवा जो विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेकर लगातार विरोध व्यक्त कर रहे हैं अपना, उनको फिर आप क्या अपील करिएगा? उनको विरोध करना है, उनके मन में शंका है। तेजस्वी यादव का आज बयान आया है कि वो अपने संस्था के संघ के लोगों को भर्ती करेंगे। तो सोता नहीं है, अगर मान लीजिए उसमें इतनी लंबाई हो, इतनी वो सीने की चौड़ाई हो, वो तो रिक्रूट जिसको कहते हैं भर्ती, वो भर्ती किए जाएंगे। तो उसमें कोई जा सकता है, हिंदू जाए, मुसलमान जाए, ईसाई जाए, पिछड़ा जाए, दलित जाए, कोई जाए, जो भी नौजवान जाना चाहे जाए, उसमें जाए। ये उनकी इच्छा पर निर्भर है। अब उसमें उनको ये अपना है हर चीज़ में कि ये संघ वाले चले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी वाले चले जाएंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन लोगों से, कि अगर भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने इस देश के इतने युवाओं को इस लायक बना दिया है कि किसी भी समय युद्ध के लिए लड़ सके देश के तरफ से, तो तुम बाकी पार्टी वाले क्या कर रहे थे? तुम्हारा देश नहीं है क्या? तुम अपने युवाओं को उतने लंबा चौड़ा तागड़ा क्यों नहीं बनाए? तुम भी सबको अपना अपना युवा शाखा है, अपने युवा मोर्चा वाले को देते प्रशिक्षण, इस योग्य बनाते। लेकिन हर बात में सांप्रदायिकता को खोजना, तुष्टीकरण की नीति को खोजना और उसके बहाने सस्ती राजनीति करना और उसके बहाने राष्ट्र के युवाओं को निर्बल, कमज़ोर, जातिवादी, परिवारवादी, संकीर्णवादी बना के रखना, जिससे कि उनकी गोटी लाल हो। लेकिन अब इस देश का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग है, मेजॉरिटी, जो अब उस बंधन को तोड़ करके वो अपने देश के बनाने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, जिनको सलाम करना चाहिए। और इन सब मुद्दों से विपरीत एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। राहुल गांधी पर जो है वो ईडी के द्वारा लगातार पूछताछ किया जा रहा है और इसके खिलाफ कांग्रेस जो है, कल प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन भी जगह जगह से किया गया है और विरोध प्रदर्शन लगातार उनके द्वारा भी किया जा रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उनको 8 घंटे तक सीबीआई ने अपने बैठा करके पूछताछ किया, 8 घंटे। और उस 8 घंटे में नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं खाए और अपने साथ जो पानी लेके आए थे केवल वही पानी पीते रहे और उनको आग्रह भी किया। तो अंतिम समय में आग्रह मान करके कहा चलिए कप चाय पी लेते हैं। लेकिन 8 घंटा तक एक मुख्यमंत्री को लगातार सीबीआई ने पूछताछ किया था। उस समय वो सीबीआई को चलाने वाले कौन थे? यही राहुल गांधी के माताजी थे और खुद राहुल गांधी थे। तो उसको क्यों नहीं समझते हैं उसको? अगर आज इनको पूछ रहा है ईडी तो बुला रहा है, आरोप है किसी पर, आरोप है कि आपके ऊपर में ये आरोप है कि इतने रुपए का आपने गोलमाल किया है, इस संबंध में आप बताइए। तो ईडी उनसे सवाल पूछ रहा है। सवाल जब तक ईडी सवाल पूछते रहेगा तब तक इनको जाना है सवाल का जवाब दीजिए। अब पूछने के बाद ईडी उसको सवाल जवाब के आधार पर कोर्ट को दे देगा, जाने कोर्ट अदालत। तब मान लीजिए इस देश का सीबीआई हो गया नरेंद्र मोदी का आदमी, ईडी हो गया उनके तरफ से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया उनके तरफ से, सब कुछ हो गया उनके तरफ से, न्यायालय हो गया उनके तरफ से। क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी मोदी जी का इन्फ्लुएंस है, इसलिए कि वो ऐसा किए हुए हैं। आपातकाल के समय में सुपरसीड करके अपने मन के लायक, और इंदिरा गांधी ने कहा था कि कमिटेड जुडिशरी होना चाहिए। तो आज देश के लोगों को सोचना पड़ेगा ना कि जिसके पार्टी ने, जिसके नेता इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय में कहा कि कमिटेड जुडिशरी होना चाहिए। कमिटेड माने कि उनके प्रति समर्पित जुडिशरी होना चाहिए, सत्ता समर्पित। नरेंद्र मोदी तो सत्ता समर्पित कभी नहीं कहते हैं। और जब देश भर के मुख्य न्यायाधीशों का, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, राज्यों के मुख्यमंत्री थे, जब सम्मेलन हुआ तो नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? नरेंद्र मोदी ने कहा था कि न्यायिक प्रणाली का भारतीयकरण होना चाहिए और न्याय भी लोगों को अपनी भाषा में मिलना चाहिए। ये 2 बात।
तो ये दो बात नरेंद्र मोदी भी नहीं कह रहे हैं, लोगों को याद नहीं है। सन 1954-55 की बात को याद करें लोग कि डॉक्टर लोहिया जब आंदोलन शुरू किए थे उत्तर प्रदेश में नहरिया रेट के खिलाफ, हमारे 3-3.5 हज़ार नेता सब जेल में बंद थे। तब डॉक्टर लोहिया ने हेबियस कॉर्पस पिटीशन किया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण उच्चतम न्यायालय में, और उन्होंने कहा मैं खुद बहस करूंगा, हिंदी में बहस करूंगा। सर्वोच्च न्यायालय में वो चला, डॉक्टर लोहिया ने कहा कि नहीं है। आखिर में सर्वोच्च न्यायालय को झुकना पड़ा और डॉक्टर लोहिया अपने मुकदमा का हिंदी में बहस किए थे और न्यायालय को कहना पड़ा था कि आप नेता के बदले एक अच्छे वकील हो सकते थे, और उनके गिरफ्तारी को अमान्य किया और उसके साथ उत्तर प्रदेश के 3,500 समाजवादी जेल से रिहा हो गए थे। तो ये तो समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया जो लड़े हुए थे, जिनको नहीं है तो डॉक्टर लोहिया के साहित्य को पढ़े ना। डॉक्टर लोहिया ने जो अपनी किताब में लिखा है आज़ादी के 19 साल बाद, स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता परिरक्षक, और 1954 में देवरिया में 1.5 घंटे का उनका भाषण है जिसमें राजनीतिक दलों के लिए उन्होंने जो एक मार्गदर्शन दिया है सरकार का, मैं उस कसौटी पर कसता हूँ। तो लोग कहे न कहे, लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी तो इस भारत भूमि पर गांधी, लोहिया, दीनदयाल, अंबेडकर सबका मिला करके एक नया अवतरण है, और वो लोहिया की नीति को आधुनिक लोहिया की जो नीति उस समय की थी, उस नीति को आधुनिकता के साथ और ये तकनीकी के साथ उसको लागू कर रहे हैं, क्योंकि उस समय डिजिटल इंडिया नहीं था। तो आज नरेंद्र मोदी लोहिया की नीति को आधुनिकता के साथ और जो ये डिजिटल इंडिया है उसमें जोड़ करके उसी नीति को लागू करते हैं, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ये सभी परिवर्तन को लोहिया कहते थे। जो समता की बात, समता समाज में, वो हमको तो मैं तो वही दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बाकी लोग जो अपने को कहते हैं कि हम समाजवादी और पंथ निरपेक्ष हैं, उनमें से किसी का लोहिया के समय में जन्म भी नहीं हुआ था, न लोहिया का किताब पढ़े हैं, न समाजवादी आंदोलन में रहे। लालू कब समाजवादी आंदोलन में रहे? लालू तो 67 में, क्या कहते, 77-74 के आंदोलन में लालू निकला है, और 12 अक्टूबर 1967 को डॉक्टर लोहिया का निधन हो गया। नीतीश कुमार कब लोहिया के राजनीति में रहे? रामविलास पासवान मर गए, वो कब लोहिया के राजनीति में रहे? अभी भारतवर्ष में लोहिया की राजनीति में रहा हुआ आदमी और भी कुछ जिंदा हैं। बिहार में भी 4-5 लोग हैं, 5 लोग, हम 5 लोग हैं जो लोहिया वाले हैं। एक मैं हूँ, एक चिड़िया बरियारपुर में रामजीवन सिंह हैं, एक हसनपुर से जीते थे गजेंद्र हिमांशु हैं, एक धनिकलाल मंडल जी हैं जो हरियाणा के राज्यपाल होके वहाँ है, अब सबसे उम्र दराज वही है। अब अक्षम हो गए हैं, शारीरिक दृष्टिकोण से उतने सक्षम नहीं है। और एक भागवत मेहता तारापुर का है। ये 5 1967 में हम लोग एक साथ लोहिया ब्रांड MLA बने थे। बस ये बिहार में तो ये 5 आदमी लोहिया के सिपाही जिंदा हैं। बाकी सब लोहिया के नाम पर समाज को भटका रहा है, ठग रहा है, धोखा दे रहा है, जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति कर रहा है। इसलिए डॉक्टर लोहिया हमेशा कहते थे समाजवादियों को कि जब तुम्हारे सामने राष्ट्र का संकट आवे तो उस समय तुम अपना सब कुछ भूल जाओ, अपने पार्टी को भी छोड़ दो, कार्यक्रम बंद कर दो। उस समय तुम्हारा प्रथम धर्म होना चाहिए कि अपने राष्ट्र की रक्षा करो। अगर राष्ट्र बचेगा तो हम फिर पार्टी बना लेंगे। हम इतने दिन तक गुलाम थे और उस गुलामी में हम भोग चुके हैं। हम उस समय अपने सिद्धांत नहीं चला सकते थे। आज हम स्वतंत्र हैं तो अपना सिद्धांत चलाते हैं। इसलिए अपनी स्वतंत्रता और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहना। समाजवादी थे, यही संघ वाले कहते हैं। तो अगर संघ वाली बात कहते हैं तो खट्टा हो गया, खराब है। यही बात तो संघ जिस समय जन्म लिया था, बच्चा था, उस समय हिंदुस्तान भर में डॉक्टर लोहिया सार्वजनिक मंचों से कहते थे, पार्लियामेंट में बोले हुए हैं। मोहन भागवत जी ने कहा है कि
आदरणीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि इस देश के मुसलमान के पूर्वज भी तो हमारे ही पूर्वज थे ना, तो 1964 में पढ़े ना, डॉक्टर लोहिया ने तो पार्लियामेंट में कहा था कि अध्यक्ष महोदय, आखिर इस देश के मुसलमान भूतपूर्व हिंदू तो ही हैं, उनके पूर्वज हमारे पूर्वज तो एक थे। ये लोहिया का लोकसभा में 64 में है। आपसे अंत में एक प्रश्न आपके निजी जीवन से पूछना चाहूँगा। आपने भी एक किताब लिखा था गांव की कहानी, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। गांव की कहानी बहुत पुरानी है, नए पीढ़ी के लोगों को बहुत पहले। अभी नए पीढ़ी को पढ़ना हो तो मेरे लोकसभा का भाषण है, यूट्यूब पर सुने। उसमें केवल लोहिया का दर्शन है, अनेक विषयों पर है। मिथिलांचल के लोग सुनना चाहे तो क्षेत्रीय भाषा को संविधान संशोधन बिल पर मैं बोला हूँ, उस पर मैथिली और मैथिली के शब्दों का मैंने जो लोकसभा में वर्णन किया है और विद्यापति के गीत का, वो पढ़ के देख ले। तो हमको पढ़ना हो तो हमारे लोकसभा के भाषण को पढ़ ले। उससे आगे तो मेरे चिंतन प्रवाह एक किताब है जिसमें मैं 80 के दशक में जो लेख लिखता था और आज जो भी हो रहा है वो 80 के दशक में मैं वो सब लिख चुका हूँ। ऐसा ये है और ऐसे है, जिसको कहते हैं नरेंद्र मोदी ने कहा है, जिसको हम शुरू से लड़ते थे समाजवादी, अध्यात्म भी कहता है। ट्रांसफॉर्मेशन का माने क्या होता है, उसी को तो हमारे अध्यात्म कहता है रूपांतरण। तुम अपने को रूपांतरित करो। रूपांतरण का माने मानसिक रूपांतरण, बौद्धिक रूपांतरण, सांस्कृतिक रूपांतरण, आर्थिक रूपांतरण, राजनीतिक रूपांतरण, प्रशासनिक रूपांतरण, सामाजिक रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब होता है समग्रता में। सुधार का मतलब होता है छोटा मोटा, थोड़ा बहुत। नरेंद्र मोदी सुधार नहीं बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जब भी बोलते हैं तो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये शब्द है हमारा सनातन है, वेद के शब्द है। रूपांतरण, प्रकृति हमेशा रूपांतरित हो रही है। हम आप बैठे हैं लेकिन हमारा रूपांतरण हो रहा है, हम नहीं देख पा रहे हैं। तो समाज हर क्षेत्र में रूपांतरण होने की आवश्यकता है, ये वैज्ञानिकता है। 15 बरस 20 बरस के बाद आप लोग जिंदा रहिएगा, नई पीढ़ी के लोग जिंदा रहेंगे। तो डॉक्टर लोहिया ने जैसे कहा था कि एक न एक दिन मेरी बात लोग ज़रूर मानेंगे, शायद मेरे मरने के बाद ही सही। 15 बरस के बाद आज मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। 15 बरस के बाद इस देश के अंदर युवा पीढ़ी के लोग आएंगे तो वो यही कहेंगे कि यही आदमी ठीक कह रहा था। ऐसा अगर हुआ होता तो आज देश कहाँ चला गया होता। आ रहा है उस समय, आ रहा है। ये बोलने वाले हैं, ये बोल लें, इनको 2024 में पता लग जाएगा कि ये कितने पानी में है। चलिए सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप इसी तरह आप लोग अच्छी बातों पर लोगों से कुछ पूछिए और अच्छी बातों को अपने चैनल के मार्फत समाज तक पहुंचाइए, जिससे युवा पीढ़ी के लोगों को लाभ मिले। तो जैसा कि अभी आपने कई बार के मंत्री रह चुके और पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव जी से सारे मुद्दों को लेकर सुना जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा था। हम लगातार इस तरह की खबर जो होगा वो अपने चैनल के माध्यम से आप तक साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।